आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी संस्कारी बहू की कहानी जो मॉडर्न होते हुए भी अपने संस्कारों को नहीं भूली। उसने अपनी सास को भी अपनी तरीके से मॉडर्न बना लिया। सलोनी ब्याह करके अपनी ससुराल पहुंच गई थी। ससुराल पहुंचते ही अपने माँ के दिए हुए संस्कारों के अनुरूप घर के सारे लोगों के छोटे बड़े सारे काम करके उनके दिल में जगह बनाने में जुट गई। उसकी माँ का कहना था कि अगर तुम्हें अपने ससुराल में एक अच्छी बहू बनना है तो सबके दिलों में जगह बनानी पड़ती है। सबकी मान मर्यादाओं और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी एक अच्छी बहू का धर्म होता है। वैसे तो सलोनी एक आज़ाद ख्यालों की लड़की थी, लेकिन शादी के बाद एक बहू का धर्म भी तो निभाना था। वो अपने सोच और ख्यालों को कुछ दिनों के लिए किसी तिजोरी में बंद करके रखना चाहती थी। पूरे दिन सिर पर घूंघट लिए घूमती, हाथों में भरी भरी चूड़ियां खनकती, पायल पहनकर पूरे दिन घर का हर काम करती, घर के हर सदस्य से उसकी पसंद का खाना पूछती और उसे बनाती। उसकी आदतों में ये सब शुमार हो गया था। ऐसे करके धीरे धीरे वो सबकी लाडली बहू बन गई। अब तो सलोनी की इस संस्कारी बहू वाली छवि की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। सारे मोहल्ले वाले सलोनी की दाद देते, बहू हो तो सलोनी जैसी। लेकिन सलोनी भी कब तक अपने आप को इस छवि में जीती रहती, आखिर वो भी तो एक इंसान है। सुबह से शाम हो जाती घर के सारे लोगों की सेवा करते हुए। उसे अपनी खुद की भी चिंता नहीं होती कि उसने नाश्ता या खाना खाया है या नहीं। कई दिन तो उसका हस्बैंड महेश उससे कह देता कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने शादी करके अपने लिए एक पत्नी लेकर आया हूँ या नौकरानी। इतने पर सलोनी का जवाब होता, आप कैसी बातें करते हो? अगर मैं घर के सारे लोगों की सेवा करती हूँ तो नौकरानी थोड़े ना हो जाती हूँ। ये तो एक बहू का कर्तव्य है। यही तो मेरी माँ ने सिखाया है। महेश कहता, तो क्या तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो? सलोनी हंसती और बोलती, हाँ हाँ, बस मैं अभी फ्री होकर आती हूँ। सलोनी के आने के इंतजार में महेश सो जाता, पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती और ऑफिस के लिए निकल जाता। एक दिन महेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, टीचर का फॉर्म निकला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि सलोनी इसको भरे, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार है। उसने बीएड भी किया हुआ है, आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकती है। सलोनी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो अपनी जिंदगी इस किचन में नहीं बिताना चाहती थी। उसे भी उड़ना था खुले आसमान में। उसको कुछ कर दिखाना था अपनी जिंदगी में, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अब ये मौका उसके हाथ आ रहा है तो वो इसे गंवाना नहीं चाहती। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसकी सासू माँ को ये बात पसंद हो तब ना। सलोनी की सास ने कहा कि देखो बेटा, मुझे बहू की नौकरी करने जाने में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सब अपने पैरों पे खड़े हों, कोई किसी पर निर्भर ना हो, चाहे तुम हो या मेरा छोटा बेटा रमेश, सब अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। लेकिन सोचो, अगर बहू नौकर करने लग जाएगी तो कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? और वैसे भी तुम इतना पैसा कमा ही लेते हो कि अपनी बीवी बच्चों का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सको। सलोनी की सास ने एक साथ 2 तीर मार दिए। उसने जॉब करने से मना भी नहीं किया और एक तरीके से मना भी कर दिया। सलोनी को बात कह दिया कि ठीक है, जॉब करने जाना तो जाओ, लेकिन हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उसे खुद देखना, घर का भी काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। महेश को अपनी माँ की बातों का विरोध करने का साहस नहीं था। वो बचपन से ही अपनी माँ की हर बात सर आंखों पर लगाता था, क्योंकि महेश के पिताजी नहीं थे और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके महेश को इस लायक बनाया था कि वो सरकारी नौकरी कर रहा था। महेश ने बोला, ठीक है माँ, आपकी जैसी इच्छा। मैं तो सोच रहा था सलोनी जॉब कर लेगी तो इसका मन लग जाएगा और घर में 2 पैसे भी आ जाएंगे। सलोनी ने भी अपने मन को समझा लिया था कि अब उसकी जिंदगी यही है। जितना उड़ना था वो उड़ लिया। उसे समझ आ गया था कि वो जितना भी कर ले, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता और ना ही सास कभी माँ बन सकती है। सलोनी मन ही मन समझ रही थी, अपने आप को समझा रही थी कि सलोनी, अब तुम्हारी यही जिंदगी है, सबकी सेवा करो और अपनी जिंदगी इतनी सी छोटी सी दुनिया में गुजार दो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं।
धीरे धीरे दोस्तों समय चक्र चलता रहा। सलोनी माँ बन गई। अब वो पहले से अधिक व्यस्त हो गई थी, बच्चों के लालन पालन में जुटी रहती। सच में उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो कुछ और कर सके या कुछ सोचे भी। कुछ दिनों बाद ही सलोनी के छोटे देवर की शादी होने वाली थी। सलोनी को ऐसा लगा कि चलो छोटी देवरानी घर पर आएगी तो उसे घर के कामों से मुक्ति मिलेगी, थोड़ा वो फिर से कुछ अपने लिए अपने बारे में सोच पाएगी। ऐसे ही सपने सजाने लगी। सलोनी का देवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इस वजह से उसकी शादी भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से तय हो गई। लड़की वाले भी काफ़ी अमीर थे। उन्होंने तो शादी सिर्फ उसके देवर के जॉब को देखते हुए तय कर दी थी, वरना कोई भी इस घर में इतने अमीर आदमी अपनी लड़की नहीं ब्याहता। क्योंकि सलोनी का ससुराल बहुत सीधा साधा और सामान्य था। सलोनी के देवर की शादी हो गई, देवरानी घर आ गई। देवरानी का नाम था गीता। गीता दहेज में इतना सामान लेकर आई थी कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना सामान भी देता है क्या कोई दहेज में? गीता भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और खुद भी पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके माँ बाप ने खुलकर दहेज दिया था। घर आते ही गीता सबके लिए गिफ्ट लेकर आई। उसने सबके मन को मुंह पास में बांध लिया था। सलोनी को ये बात समझ आ गई थी कि गीता के आने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। सुबह होते ही मेरी सासू ने आवाज लगाई कि सलोनी, एक चाय का कप गीता के कमरे में भी रखाओ। ये बात सलोनी को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि थी तो आखिर वो जेठानी, उसकी भी कुछ पद प्रतिष्ठा थी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो छोटी बहू के आगे सारे घर वाले आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे वो बहू नहीं महारानी हो। सुबह सोकर जगने के बाद सिर पर घूंघट रखा था और ना ही साड़ी पहनी थी। वो तो नाइटी में ही कमरे से बाहर आ गई। लेकिन किसी को इस बात पे ऐतराज नहीं था कि गीता ने साड़ी क्यों नहीं पहना, बल्कि सब उसकी और तारीफ करने लगे। वाह भाभी, क्या नाइटी है, ऐसी नाइटी हमें भी दिला दो। ऐसे शब्द अपने ननद के मुंह से सुनते हुए मुझे जलन सी महसूस होने लगी। मुझे याद है आज भी वो दिन, जब एक दिन मैंने सिर्फ सलवार सूट पहन लिया था। घर में ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया। मैंने कोई अजीबो गरीब ड्रेस पहन लिया हो। सासू माँ सबसे पहले ही टोक देती थी, बहू ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तुम ससुराल में साड़ी की बजाय सलवार सूट पहनकर घूम रही हो। लेकिन यहाँ तो गजब हो रहा है, देवरानी नाइटी पहन के घूम रही है और फिर भी सब तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया था दहेज की ताकत। शादी के एक सप्ताह बाद ही गीता के ऑफिस की छुट्टी समाप्त हो गई। वो अगले मंडे से अपने जॉब जाने लगी। उसने इसके लिए सासू माँ से बात की। सासू माँ ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अब जॉब क्यों करोगी, तुम्हें पैसे की क्या कमी, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमाता ही। बल्कि उसे और प्यार से बोली, हाँ हाँ बेटी तुम जरूर जाओ, वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ, नाश्ता और लंच लेकर जाना, वो सलोनी को बता देना, वो तुम्हारे लिए तैयार कर देगी। सलोनी ऐसा देखकर मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वही सास है? जब मेरी बारी आई थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जॉब जाने के लिए, और वही गीता का इतना सपोर्ट कर रही हैं। मुझे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू के इज्जत भी ससुराल में ज्यादा होती है। गीता सचमुच की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, दिमाग की इतनी तेज कि मम्मी को प्यार से हर बात के लिए मना लेती, उनको पता ही नहीं चलता। गीता जींस टॉप पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, सबने उसकी तारीफों के पुल बांध लिए। सलोनी की सास ने आवाज लगाई, बहू गीता की लंच पैक तैयार हो गई हो तो जल्दी से ले आओ, देर ना हो जाए। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स गीता को पकड़ाते हुए बोली। गीता ने मुझसे कहा, थैंक यू भाभी, आप इतना सपोर्ट करती हैं, मुझे भगवान करे सबको ऐसी ही जेठानी मिले। वो अपने सास को पैर छूने की बजाय गले मिल के गई। सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। जाते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो अपने ससुराल से नहीं जा रही है, अपने मैके से जा रही है। सलोनी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो जो भी करती है सबको उसमें एक संस्कारी बहू के गुण ही मिलते हैं, और ये गीता सब काम भी कर लेती है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती।
शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट ही आती है, पर हाँ, आते वक्त खाने पीने की चीजें खरीद कर ले आती है। घर के सारे लोग खुश हो जाते हैं। मैंने भी अब ठान लिया कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा खातिरदारी करती रहूं। मुझे भी हक है जीने का, कुछ अपने मन की करने का। एक दिन डिनर के समय मैंने आखिर अपने सासू माँ को बता ही दिया कि देखिए सासू माँ, गीता को आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, उसे भी तो घर के लिए कुछ करना चाहिए। गीता उसी समय तुरंत बोली, भाभी आपने एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ होती है। मुझे लगा आपको अच्छा लगता होगा, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके लिए डिनर मैं ही बनाऊंगी। गीता ने उस दिन तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए बोल दिया। अगले दिन वो डिनर खुद ही बनाएगी, लेकिन वो आज तक अपने लिए कभी चाय तक ही नहीं बनाई थी। वो सबके लिए खाना क्या बनाएगी। रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगी, देखो मैंने बोल तो दिया है कि कल मैं डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। तुम कल ऑफिस से जल्दी घर आ जाना और किचन में मेरी मदद करना, हम खाना बनाएंगे। गीता के पति ने कहा, ठीक है, आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को किचन में गीता और उसका पति खाना बनाने में लगे थे। तभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटी तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है, तुम बाहर आओ। इतना सुनते ही गीता के होश ठिकाने आ गए। अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वो इतने सारे लोग का खाना कैसे बनाएगी। गीता परेशान होकर किचन में इधर उधर घूम रही थी। सलोनी दूर से ही सारी नज़ारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन उससे रहा नहीं गया। सलोनी के अंदर की संस्कारी बहू आखिर जाग ही उठी। वो किचन में आकर गीता को बोली, चलो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। गीता ने सलोनी को इतना सपोर्ट करते हुए देख गले लगा लिया और बोली कि भाभी सच में आप बहुत अच्छी हो। गीता को ये पता था कि सलोनी को टीचिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन वो अपने सास के आगे कुछ बोल नहीं पाती। गीता ने सलोनी से कहा कि भाभी आप जरूरी थोड़े ना है कि स्कूल पढ़ाने जाओ, अपने छत के ऊपर का जो कमरा है वैसे ही खाली पड़ा रहता है, उसमें सिर्फ कबाड़ी का सामान है, क्यों ना उसे साफ सफाई कर दी जाए, जहां आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। सलोनी बोली, लेकिन मम्मी नहीं मानेगी। गीता बोली, इस बात की चिंता आप मुझ पर छोड़ दो, मैं मम्मी को मना लूंगी। अगले दिन गीता अपने सास के बगल में आकर बैठ गई। सास से बोलने लगी कि सासू माँ, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज थोड़ा सा मालिश कर दो ना। ऐसा देख सलोनी के होश उड़ गए कि गीता ऐसा कैसे कर लेती है। गीता की बातों को भी सासू माँ मना नहीं कर पाती। सासू माँ बोली, ठंडा तेल लेकर आओ, अभी कर देती हूँ। बातों ही बातों में सासू माँ से उसने ऊपर वाले कमरे में पढ़ाने की बात कर ली। वो तैयार भी हो गई। अब मुझे समझ आया कि गीता सासू माँ के पास तेल लगवाने क्यों गई थी। धीरे धीरे गीता ने ससुराल के सारे नियम कायदे कानून ही बदल दिए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद तो गीता ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनना सिखा दिया, सिर्फ ये बोलकर कि मम्मी आप कितनी खूबसूरत लगती हो, कितनी जवान लग रही हो, प्लीज इसी को पहनो। और उसकी सास बड़े अच्छे से मान गई। गीता को फैमिली के हर सदस्य का जन्मदिन याद रहता। वो सबके जन्मदिन काफी अच्छे तरीके से मनाती, सबको गिफ्ट देना भी नहीं भूलती। गीता ने मुझे बहू और बेटी का फर्क होना समझा दिया था। अब सलोनी को ये पता चल गया था कि अगर ससुराल में सास को माँ का प्यार सिखाना है, माँ का प्यार पाना है उनसे, तो पहले खुद बेटी बनना पड़ेगा। लेकिन सलोनी तो सिर्फ एक संस्कारी बहू बनकर रह गई थी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।